हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पनेशिया। जब हमें किसी इंडिविजुअल की हेल्थ के बारे में जानना होता है तो हम उसके कुछ फिजिकल या बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स को टेस्ट करते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर कितना है, ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं, ब्लड प्रेशर कितना है, वगैरह वगैरह। उससे हम ये पता लगाते हैं कि वो इंडिविजुअल की हेल्थ कैसी है, क्या उसे किसी तरह की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। वैसे ही एक इकोनॉमी के लिए भी ट्रू है। एक इकोनॉमी के कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जिन इंडिकेटर्स को स्टडी करके आप ये पता लगा सकते हैं कि उस इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, क्या उसको किसी तरह के इंटरवेंशन की ज़रूरत है और आगे आने वाले समय में वो इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। इवन आप बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए इन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Today we are going to analyze the macroeconomic indicators which are very important to study the economy. हम ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन 2 महीने जनवरी और फरवरी के अंदर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत स्पेसिफिक फोकस होने वाला है, बिकॉज ऑफ द बजटिंग एक्सरसाइज एंड बिकॉज ऑफ सेवरल एस्टिमेट्स जो आएंगे हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ के रिलेटेड। Before moving on, a small information for you. At Panacea Institute, we are offering the courses for different examination. बहुत सारी रेंज के एग्जाम्स के आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो IAS PCS हो, सीटेट हो, SSC हो, बैंक हो। सो ऑल दीज कोर्सेज आर अवेलेबल एंड यू कैन ज्वाइन आवर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज एंड वीडियो कोर्सेज। दोनों कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, लाइव क्लासेस भी हैं, वीडियोज भी हैं और आपकी ऑफलाइन ऑप्शंस भी है। सो ऑल 3 आर अवेलेबल एंड यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑन सीइंग द लिंक। देखिए, एक इकोनॉमी के अंदर हमारा सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या होता है, वो होता है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 7 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की अंदर ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया का एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाला है -7.7%। जी हाँ, अगर हम कंपेयर करें 2019-20 के मुकाबले तो 2021 के फाइनेंशियल ईयर में ये जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा, जिसको आप माइनस के अंदर देखते हैं, नेगेटिव कैटेगरी के अंदर देखते हैं। ये एक एडवांस एस्टिमेट है। एडवांस एस्टिमेट का क्या मतलब है? एडवांस एस्टिमेट का मतलब है कि अभी तक फाइनेंशियल ईयर पूरा तो हुआ नहीं है, तो इसलिए हम फाइनल नंबर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम पहले 7 महीने के अंदर अंदर जो ट्रेंड्स हमें देखने को मिले हैं, जो डेटा हमारे पास मौजूद है, अवेलेबल है, उसे हम एक तरह का एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हाँ 12 महीने बाद इतना ग्रोथ रेट रहेगा। ये -7.7% दुख की बात तो है, क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से सारी इकोनॉमीज, वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज हैं, उनमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 एक्सेप्शंस। लेकिन खुशी इस बात की है कि जितना पहले प्रिडिक्ट किया जा रहा था उसके कंपैरिजन में ये ग्रोथ रेट फिर भी कंपेरेबल है, थोड़ा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक का ये एस्टिमेट था कि इंडिया का ग्रोथ रेट -9.6% रहेगा, OECD ने कहा था कि 9.9% नेगेटिव में रहेगा एंड IMF हैज सेड कि 10% नेगेटिव में जाएगा। बट हमारे एस्टिमेट्स हमें बताते हैं कि इट विल नॉट बी दैट बैड। तो अब हमें जानना है कि जीडीपी है क्या। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपकी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी फाइनल वैल्यू कितनी है। ये गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं वो आपकी कंट्री के अंदर ही होने चाहिए, बाहर की कंट्री में नहीं होने चाहिए। तब आप इसे जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? मैंने आपको बताया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स, जो मेजर मेथड्स हैं, उसमें से 2 मेथड्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और उन 2 में से भी एक मेथड को जो मिनिस्ट्री है वो सबसे सर्वप्रथम, सबसे अच्छा मानती है, और वो है वैल्यू एडेड मेथड, या जिसको आप प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। बेसिकली इस मेथड में क्या होता है कि आप जितने भी वस्तुएं हैं या सर्विसेज हैं इकोनॉमी के अंदर, उनकी फाइनल वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू एडेड निकालते हैं। इसका मतलब आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल लगता है, उसमें वैल्यू ऐड की जाती है और फाइनली वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में तब्दील होता है, कन्वर्ट होता है। हम ग्रॉस वैल्यू एडेड या वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में से जो पिछली स्टेज है उसकी कॉस्ट हटा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जब आपने ब्रेड का एक पैकेट बनाना है तो उस ब्रेड के पैकेट की स्टार्टिंग कहां से होती है? फार्म में जब आप वीट प्रोक्योर करते हैं, उस वीट का कुछ कॉस्ट होगा,
और फिर उस व्हीट को प्रोसेस किया जाएगा, उसमें शुगर ऐड किया जाएगा। तो जो व्हीट था मान लीजिए उसका कॉस्ट था 100 रुपीज, और जो आपने प्रोसेसिंग की उसका कॉस्ट था 20 रुपीज। तो अब फाइनली आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेसिंग हुई है उसका कॉस्ट अपने पुरानी वैल्यू में ऐड करेंगे। तो 100 + 20, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड विल बी 120। ऐसा नहीं होगा कि आप पहली स्टेज में 100 रुपीज व्हीट की कॉस्ट गिन रहे हैं और दोबारा जब ब्रेड की कॉस्ट 120 हो जाती है तो उसको 120 गिनेंगे। इससे क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो ये होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, और मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस जो की जाती है वो इकोनॉमी के अंदर इसी से की जाती है। अब मोस्पी के पास डेटा कहां से आता है जिससे वो एस्टिमेट्स निकालते हैं, चाहे वो एडवांस एस्टिमेट्स हो, चाहे वो फाइनल वैल्यू हो, चाहे वो फाइनल एस्टिमेट्स हो। मोस्पी के पास बहुत सारी एरियाज और सेक्टर से डेटा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडस्ट्री का डेटा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, तो वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से आता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी कैलकुलेट कौन करता है, मोस्पी ही करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और ये जो इंडेक्स है इसका पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जहां पे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें वो प्रोडक्शन की वैल्यू में कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसको मेजर करता है। ये आईआईपी जो है मंथली बेसिस पे आता है, मतलब हर मंथ का अलग अलग इंडेक्स आता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आईआईपी के अंदर 8 कोर सेक्टर्स होते हैं और उन 8 कोर सेक्टर्स की वेटेज 100 में से 40% होती है, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग उसमें से ये 8 कोर सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो 8 कोर सेक्टर्स कौन से हैं, रिफाइनरी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। ये आपको याद रखने हैं 8 कोर सेक्टर्स जिनकी वेटेज टोटल 100 में से 40% रखी जाती है जब आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री में से जितना जितना प्रोडक्शन का डेटा आता है आप उसको ऐड करते रहते हैं और पिछले मंथ कितना आया था उससे कंपेयर करते रहते हैं। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपको इंडस्ट्री के बारे में बताता है। सिमिलरली जब आपको एग्रीकल्चरल डेटा चाहिए होता है तो आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डेटा को इंक्लूड करते हैं। जब आपको ट्रैफिक या टूरिज्म का डेटा चाहिए होता है तो आप रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इन सब का ट्रैफिक कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। अगर हम इस जीडीपी के डेटा को सेक्टर वाइज देखें तो हमें इस डेटा से काफी चीजें पता लग सकती हैं। ये डेटा आपके सामने रखा है जिसमें हर एक सेक्टर 8 के 8 जो मेन सेक्टर्स हैं उसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितनी वैल्यू ऐड हुई है उसका कंपैरिजन है। और उसके कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो एक सेक्टर है जो स्टैंड आउट करता है और वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 3.5% ग्रोथ दिखी है आपको, जबकि बाकी कितने सेक्टर हैं जिसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई है। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब कि पिछले साल जितनी प्रोडक्शन हुई थी उससे कम इस बार हुई है। बट एग्रीकल्चर हैज डिफाइड ऑल ऑड्स। एग्रीकल्चर के अंदर पैंडेमिक का कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि जनरली भी एग्रीकल्चर का जीवीए जो होता है वो 4% के आसपास ही होता है। वेयर वी सी द मोस्ट इंपैक्ट, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहाँ है, घूमने जाना, ट्रिप्स पे जाना, गोवा, शिमला, मनाली जाना। ये दोबारा तो स्टार्ट हो गया है लेकिन कोरोना वायरस के टाइम पे ये नहीं चल रहा था एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। -21.4% यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रोथ रेट। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, श्रिंक हो गया प्रोडक्शन, वहां पे जितना पैसा आ रहा था वहां से वो श्रिंक हो गया। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर -12.6%। और वो क्यों होगा, माइग्रेंट वर्कर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन लेबर के अंदर काम करते हैं। मोस्टली 60 to 70% ऑफ द कंस्ट्रक्शन लेबर इज माइग्रेंट लेबर। और माइग्रेंट लेबर की कहानी तो आप सबको पता है, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में कैसे उनको डिस्ट्रेस फेस करना पड़ा था, कैसे एक जगह से दूसरी जगह वो चल रहे थे, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की कमी थी एंड दैट वाज द रीजन कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर ग्रोथ नहीं देखने को मिली आपको। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑब्वियसली अफेक्टेड जब इंडस्ट्री शटडाउन रहेंगी। ऑल्दो जून जुलाई के स्टार्टिंग तक इंडस्ट्रीज दोबारा रीओपन होना शुरू हो गई थी, बट तब तक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ चुका था, जो हमने अभी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा के अंदर भी देखा कि जो ग्राफ था वो इतना नीचे चला गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। ये इंडिकेटर से अब आपको इकोनॉमी के बारे में समझना बहुत आसान लगेगा, इसलिए इंडिकेटर्स का जानना बहुत जरूरी है। जीडीपी क्वार्टरली एस्टिमेट किया जाता है, यानी कि हर 3 महीने का जीडीपी निकाला जाता है और ये क्वार्टरली डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। मैंने आपको एक मेथड बताया, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। एक दूसरा मेथड भी है जीडीपी निकालने का और वो मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड।
इस मेथड के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं चार चीजों को। एक, कंजम्पशन, यानी कि हम डेली लाइफ के अंदर किन चीजों को कंज्यूम करने के लिए खर्चा करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में कंजम्पशन की एक्टिविटीज के अंदर आता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि जब लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी पैसे को इन्वेस्ट करते हो किसी एसेट्स के अंदर, चाहे वो लैंड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैक्ट्रीज हो, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी आती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी। दूसरा, आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को भी यहां पे इंक्लूड करते हो। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है? जनरली जो गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है, वो सारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। और फाइनली आप जितना प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हुआ है और जितना प्रोडक्शन इंपोर्ट हुआ है उसका डिफरेंस निकाल देते हो। इन चार इंडिकेटर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें जीडीपी की वैल्यू मिल जाती है। इस जीडीपी की वैल्यू जो आई है वो आपकी करंट प्राइसेस पे आती है। करंट प्राइसेस यानी कि आप इसमें जीडीपी निकाल रहे हो तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होता है वो आप पिछले साल से कंपेयर करते हो, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्राइसेस के अंदर इन्फ्लेशन भी आता है, यानी कि महंगाई की दरें भी बढ़ती है। उस महंगाई को आप ग्रोथ में नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्राइस प्रोडक्ट का 100 रुपए था और अगली बार प्रोडक्ट का प्राइस 110 रुपए है, तो चाहे मैं एक ही प्रोडक्ट को दोबारा बना दूं, दैट मींस आई वाज ग्रोइंग वन प्रोडक्ट लास्ट टाइम आल्सो, वन प्रोडक्ट दिस टाइम आल्सो, लेकिन मुझे प्राइस में 10% चेंज मिलेगा, तो वो 10% जीडीपी में नहीं कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतनी ही है, सिर्फ महंगाई बढ़ी है। इसलिए हम उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए एक बेस ईयर रखते हैं। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है, तो इस बेस ईयर के ऊपर हम जीडीपी निकालते हैं कि 2011-12 के प्राइसेस के हिसाब से आज का जीडीपी कितना होगा। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कैसे इस्तेमाल होता है जीडीपी डेटा में, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा की प्रोग्रेशन देखें तो आप इस ग्राफ के अंदर ये देख सकते हैं कि 1990s के बाद से इंडिया के अंदर जो एवरेज ग्रोथ रेट रहा है वो 6.8% के करीब रहा है, जिसमें 2003 से लेके 2012 तक जीडीपी ग्रोथ रेट काफी हाई रहा था। दैट मींस 8.5% के भी ऊपर चला गया था। लेकिन 2014 के बाद से ये कंसिस्टेंटली नीचे गिरता जा रहा है, और हमने ये देखा कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान कई क्वार्टर्स में ये इतना ज्यादा नेगेटिव में चला गया कि ओवरऑल आपको ये नेगेटिव देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले क्वार्टर जो 2020 का पहला क्वार्टर था उसमें -23% तक चला गया था जीडीपी, और ये जो अब रिकवरी हो रही है ये कोरोना वायरस लॉकडाउन के खुलने के बाद की स्टोरी है। जीडीपी के बारे में हमने जाना, अब चलते हैं नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर जो है इन्फ्लेशन। Inflation basically means a general rise in prices of commodities in the market। अगर किसी भी commodities की बास्केट को हम लें और उस बास्केट को मंथली कंपेयर करते जाएं कि हाँ जून महीने में ये बास्केट की प्राइस 100 रुपए थी और जुलाई महीने में इस बास्केट की प्राइस 110 रुपए है, तो जब हम इन्फ्लेशन निकालेंगे तो कितना आएगा? 10%। सिंपल। और ये इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर कई सारे इंडेक्सेस के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन दो मेजर इंडेक्स बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है। एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखना है आपने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो WPI निकालता है, मोस्टली नहीं निकालता, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं निकालता। तो WPI का डेटा अगर हम पिछले कुछ महीनों का देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहां अप्रैल से लेके जुलाई तक नेगेटिव इन्फ्लेशन रहा था। मतलब क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से चीजों की डिमांड कम हो गई थी, सप्लाई भी कम हो गई थी, फैक्ट्रीज भी बंद हो गई हैं और लोग ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से जो मार्केट के अंदर गुड्स हैं उनकी प्राइसेस कम हो गई थी। लेकिन जैसे ही आप अनलॉक प्रोसेस में आते हैं, ग्राफ में देखिए अगस्त के बाद से ये राइज करना शुरू हो गया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर होलसेल स्टेज पे इन्फ्लेशन निकाला जाता है, यानी कि जब हम कंज्यूम करते हैं उस प्रोडक्ट को उस स्टेज पे नहीं, जब वो प्रोडक्शन होने के बाद होलसेलर के पास बल्क में जा रहा होता है उस स्टेज पे हम निकालते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन ही कम हो गई थी इसकी वजह से होलसेलर्स को कम प्रोडक्ट्स जाएंगे और डिमांड भी कम होगी, इस वजह से इसका इन्फ्लेशन कम रहा था। दूसरा इंडेक्स जिसको हम मेजर करते हैं वो है CPI, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली 5 तरीके का होता है और उसमें से सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन निकालता है। और 3 और तरह के सीपीआई होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर। ये कौन निकालता है? ये डेटा निकालता है लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो ये आपको डिस्टिंक्शन याद रखना है कि सीपीआई अर्बन, रूरल और जनरल, जो जनरल सीपीआई होता है वो कौन निकालता है? मोस्पी। और जो आपका इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर के लिए सीपीआई होता है वो निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अब ये अलग अलग सीपीआई क्यों है? क्योंकि इन अलग अलग ग्रुप्स के लिए जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज है, मतलब जिन कमोडिटीज को हम ये देख रहे हैं कि उनकी प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो डिफरेंट है। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, उसके लिए कुछ जरूरी चीजें अलग हैं, एक एग्रीकल्चर लेबर के लिए जरूरी चीजें अलग है। सो द बास्केट डिफर्स एंड द इंडेक्स ऑल्सो डिफर्स। सीपीआई का भी कुछ कुछ वैसा ही हाल था जैसा डब्ल्यूपीआई का था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं कि सीपीआई की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहां तक कि अक्टूबर 2020 में ये 7.6% तक रीच हो गया था। बहरहाल नवंबर के अंदर ये 6.9% पे आके रुका है। तो इससे क्या पता चलता है? सीपीआई का यानी कि इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो जनरली इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से कम रहना चाहिए, ऐसा जनरल इकोनॉमिक्स में माना जाता है। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से जो आरबीआई है, हमारा सेंट्रल बैंक, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए भी काम करता है, मेजर्स लेता है। तो आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि सीपीआई को कम करने के लिए आरबीआई कुछ मेजर्स ले। आरबीआई इसके लिए क्या मेजर्स लेता है उसको आप मॉनेटरी पॉलिसी के हमारे वीडियो में जरूर देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देंगे। नेक्स्ट इंडिकेटर जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का नाम बहुत बार आप सुनोगे और ये सुनोगे कि फिस्कल डेफिसिट ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, कम रहना चाहिए, कंट्रोल के अंदर रहना चाहिए। तो ये फिस्कल डेफिसिट है क्या? बेसिकली ये गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर करती है और गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू कमाती है, ये दोनों चीजों का जब आप डिफरेंस निकालते हो तो ये आना चाहिए जीरो, क्योंकि जब भी आप बजट की एक स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसे जीरो करना बहुत जरूरी है। जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से रेवेन्यू तो जुटाना ही पड़ता है, वेरी सिंपल। और जितना एक्सपेंडिचर आप बोरोइंग करके पूरा करते हो, कहीं एक्सटर्नल बोरोइंग यानी कि कंट्री के बाहर से या कंट्री के अंदर से, अगर कहीं से भी आप बोरोइंग करके वो एक्सपेंडिचर पूरा कर रहे हो तो जितनी आपकी बोरोइंग हुई है उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो मैथमेटिकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग द टोटल बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा होता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। एक, आपकी गवर्नमेंट को लोन रिटर्न करने पड़ेंगे बाद में, तो इसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट जो है वो डेप्ट के बर्डन में आ जाएगी, लोन के बर्डन के अंदर आ जाएगी। दूसरी चीज, जितना आपका फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है उतने हाई इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट को मार्केट से पैसे मिलते हैं और इस वजह से गवर्नमेंट के लिए बोरो करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जितना ज्यादा बोरो करती है मार्केट से, उस वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है, यानी कि प्राइवेट बोरोवर्स को, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, लोन लेने वाले लोग हैं, उनको कम लोन्स दिए जाते हैं जबकि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोन्स अपने पास ले लेता है। तो इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट हम ये खबरें देखते हैं कि जो टारगेट्स आपने रखे हैं 3% के आसपास के, उससे कहीं ज्यादा फिस्कल डेफिसिट रीच करने वाला है। और हमने ये देखा कि इट हैज ऑलरेडी गोइंग टू एक्सीड 7%। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालते हैं? फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकाला जाता है। तो जितना आपने बोरोइंग की है उसको जीडीपी से डिवाइड कर देते हो तो फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। तो 7% से ज्यादा ये डेफिसिट आने वाला है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। लास्ट ईयर हमारा फिस्कल डेफिसिट 2019-20 में 4.6% था, लेकिन इस साल कितना रहेगा ये हमें बजट के बाद एक्चुअल फिगर पता लगेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, यानी कि आपका ट्रेड का कितना बैलेंस है। अगर हम ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और कम चीजें इंपोर्ट करते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आता है और हम ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, ऑब्वियस सी बात।
इस साल हमने देखा कि हमारा जो करंट अकाउंट है, यानी कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं उस अकाउंट के अंदर हमारा पहली बार 12 साल के अंदर सरप्लस हुआ है। यानी कि इसके ज्यादा ड्राइवर्स कौन है, मतलब ज्यादा परसेंटेज करंट अकाउंट का क्या होता है, ज्यादा परसेंटेज होता है ट्रेड यानी कि व्यापार। वो ट्रेड गुड्स में भी हो सकता है और सर्विसेज के अंदर भी हो सकता है। तो 12 साल के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि करंट अकाउंट में सरप्लस है। इसका मतलब हमारे करंट अकाउंट में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है दैट इज मोर देन जितना इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन ये खुश होने की बात बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े थे। हम कैसे करंट अकाउंट सरप्लस निकालते हैं? अगर हम जितना एक्सपोर्ट है उसमें से जितना इंपोर्ट है वो माइनस कर दें। लेकिन एक्सपोर्ट्स भी कम हुए हैं और इंपोर्ट्स भी कम हुए हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि इंपोर्ट्स ज्यादा कम हुए हैं और एक्सपोर्ट्स उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में कम हुए हैं। मतलब जितना इंपोर्ट्स कम हुए हैं उतने एक्सपोर्ट्स नहीं कम हुए। दैट इज द वे, दैट इज द रीजन व्हाई आवर एक्सटर्नल अकाउंट, आवर करंट अकाउंट वाज इन सरप्लस। लेकिन इसमें कोई इतना हैप्पीनेस की बात नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस तो तब होगी ना जब हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे और इंपोर्ट्स कम होंगे, तब जाके हमारा करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो हमें अच्छा लगेगा। अभी के लिए ये इस वजह से हुआ क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के अंदर कंट्रीज के ट्रेड रिलेशंस बहुत ज्यादा डिटीरियोरेट हुए। जितने भी एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर थे उनको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, तो जरूरत ही नहीं पड़ी एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स की, एंड दैट इज द रीजन ये सरप्लस में गया। वैल्यू की टर्म्स में बात करें तो फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020-21 उसमें हमारा 13.6 बिलियन डॉलर सरप्लस रहा, जिसमें से सर्विसेज का सरप्लस था 55 बिलियन डॉलर्स और ट्रेड यानी गुड्स के अंदर जो डेफिसिट रहा, यानी कि गुड्स हमने ज्यादा इंपोर्ट किए कम एक्सपोर्ट किए, तो उसमें -42 बिलियन था। तो दोनों को माइनस कर दो तो आ गया 13 बिलियन, एंड दैट इज आवर करंट अकाउंट सरप्लस फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आप अपने ग्राफ्स में भी दे सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं कि 2003-4 के अराउंड ये हमारा लास्ट टाइम जो था सरप्लस में गया था, पॉजिटिव टेरिटरी में था। अदरवाइज हम हमेशा डेफिसिट के अंदर ही रहते हैं। हमें जो है वो इंपोर्ट करने के लिए पैसे अपनी जेब से एक्स्ट्रा निकालने पड़ते हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट हम करते हैं उससे जो हमारे पास पैसा आता है दैट इज नॉट इनफ टू फाइनेंस द इंपोर्ट्स। लास्ट ईयर करंट अकाउंट डेफिसिट की वैल्यू रही थी -0.9% ऑफ जीडीपी, और इस ईयर कितनी होगी ये हमें बजट के बाद पता लगे। नेक्स्ट इंडिकेटर जो एक इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आरबीआई के पास कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उससे ये साबित होता है कि हमारी कंट्री बाहर से कितने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए केपेबल है। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए जाने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? वो है क्रूड ऑयल। और इस स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट सेक्टर के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ज्यादा से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से यह भी होता है कि आपकी जो ग्लोबली स्टैंडिंग है इकोनॉमीज के अंदर वो ज्यादा बढ़ती है, स्तर ज्यादा बढ़ता है, और आप जो मल्टीलेटरल एजेंसीज होती हैं जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वहां पे जाके आप ज्यादा फोर्सफुली अपनी डिमांड्स रख सकते हो। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, और तब से बनाते जा रहा है जब से हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की थी 1991 में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आया, इंडिया का ट्रेड ओपन हुआ और बाहर का अमेरिकी डॉलर इंडिया के अंदर आने लगा। रीसेंट अपडेट्स के हिसाब से इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 588 बिलियन डॉलर्स के करीब है, विच इज अ वेरी हाई अमाउंट एज कंपेयर टू 1991 जब इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स के करीब था। नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग भी है हमारी कंट्री के लिए, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो निकाला जाता है वो कौन निकालता है? हु कैलकुलेट्स द अनएम्प्लॉयमेंट रेट? बेसिकली पहले कई सारे सर्वेज होते थे, उनमें से एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का एक 5 इयर्स के बाद सर्वे किया जाता था, जिसमें आप ये निकालते थे डेटा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है कंट्री के अंदर। लेकिन 2017-18 के अंदर एक नया सर्वे लॉन्च किया गया जिसका नाम था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में क्या कैलकुलेट किया जाता है? इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कितनी है, हमारी कंट्री की लेबर फोर्स कितनी है, और हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है। पीएलएफएस के अंदर क्वार्टरली डेटा भी निकाला जाता है जो सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए होता है, और एनुअल रिपोर्ट भी बनती है जो दोनों अर्बन और रूरल एरियाज के लिए बनती है।
अब पीएलएफएस के हिसाब से तो हमारी जो एनुअल रिपोर्ट थी लास्ट, उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा था 5.8%। दोस्तों ये आपके लिए जानना जरूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी पॉपुलेशन ले लो और उसमें से जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको न्यूमरेटर में रखो, पूरी पॉपुलेशन को डिनोमिनेटर में रखो और परसेंटेज निकालो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज विदाउट वर्क, ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए पहले आप वो लोग देखते हो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन के हैं, यानी कि 15 साल से कम और 60 साल से ऊपर के लोगों को आप उसमें से निकाल देते हो। फिर आप उन लोगों को लेबर फोर्स के अंदर कैलकुलेट कर रहे हो जो एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट या तो सीख कर रहे हैं, या तो ढूंढ रहे हैं, या कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं। उसे पूरे टोटल को आप लेबर फोर्स कहते हो। उन लोगों को लेबर फोर्स में नहीं कैलकुलेट किया जाता जो स्टडी कर रहे हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन के हैं और स्टडी कर रहे हैं, या कोई और वॉलंटरली उन्होंने जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं। तो लेबर फोर्स में से जितनी परसेंटेज अनएम्प्लॉयड होती है उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। अब इंडिया के अंदर पीएलएफएस के डेटा के हिसाब से मार्च 2020 तक 9.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा था। ये 9.1% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्योंकि मार्च 2020 तक का जो डेटा है वो सिर्फ क्वार्टरली हमें मिला है, मतलब 3-3 महीने के गैप पे बाद जो मिलता है वही है। जो एनुअल रिपोर्ट थी लास्ट, उसके हिसाब से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी 5.8% है, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू राइज बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड द जॉब लॉसेस। अगर आप अपने स्क्रीन पे ग्राफ देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 20% के करीब चला गया था ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक, और अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को टैकल करना है, कैसे करना है, ये आप बजटरी प्रोविजंस में जरूर इस चीज पे नजर रखिएगा। लास्ट टू वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स फॉर द मैक्रो इकोनॉमी आर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स क्या होता है? बेसिकली जितना भी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है उसमें से जितना कंज्यूम होगा, कंजम्पशन होगा, उसको अगर आप निकाल दो तो वो सेविंग्स के अंदर आता है। हाउस भी सेविंग्स करते हैं और प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट एंटरप्राइज भी सेविंग्स करते हैं। हाउस होल्ड सेविंग्स कई जगह कर सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर कर सकते हैं इन्वेस्ट करके, और साथ ही साथ वो अपने किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट निकालती है सरकार या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट निकालती है, तो इन सब में आप जब इन्वेस्ट करते हो, सेव करते हो, अपना बचाया हुआ पैसा रखते हो, उसे सेविंग कहा जाता है। और सेविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमी का कि लोगों के पास एक्सेस कितना पैसा रखा हुआ है ताकि वो उसे इकोनॉमी के अंदर यूज कर सके। अगर सेविंग्स रेट कम होता है तो उसका इकोनॉमी के जीडीपी के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। हमने कई इकोनॉमिक सर्वेज में इसके ऊपर डिस्कशन देखा है। और सेविंग्स रेट का अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 2008 में ये हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा था 37% ऑफ द जीडीपी, मतलब जीडीपी का 37% आपका सेविंग रेट था। और तब से ये कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, बट एट द रेट ऑफ 2008 से कंपेयर करें तो ये 30% पे पहुंच चुका है, 38 से 30% पे पहुंच चुका है, जबकि इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स रेट बढ़ता जाना चाहिए जैसे ग्रोथ बढ़ती है। एंड द रीजंस फॉर दैट कैन बी मल्टीपल, क्योंकि इतने सालों में हमने कई सालों में देखा है कि बैंक्स फेल हुए हैं, बैंक्स के ऊपर से लोगों का विश्वास घटा है, और लोगों की ओवरऑल इनकम भी कम हुई है। जितनी इनकम वो कमाएंगे उतने ही सेव करेंगे, एंड दैट हैज ऑल्सो सीन अ प्रॉब्लम। कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद और बड़ा चैलेंज हो गया। ऑल्दो पेंडेमिक के दौरान हमने ये देखा कि कुछ महीनों के लिए सेविंग्स का रेट बढ़ा है, लेकिन वो इसलिए नहीं बढ़ा था कि लोगों के पास ज्यादा पैसे थे, वो इसलिए बढ़ा था क्योंकि पेंडेमिक आया और पेंडेमिक के अंदर लोगों ने अपना जो रिजर्व था, पैसा था, वो स्टोर करके रखना शुरू कर दिया। तो लोगों ने इसलिए सेव करना शुरू किया ताकि उनको आगे आने वाले टाइम में अगर और ज्यादा प्रॉब्लम हुई लॉकडाउन की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, बीमारी की वजह से, हेल्थ कंसर्न्स की वजह से, तो वो उसे इस्तेमाल कर सके। दिस वाज नॉट अ पॉजिटिव सेविंग, ये तो आप कंटिजेंसी एरियाज मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में सेव कर रहे थे। लास्ट मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट समझाने के लिए मुझे आपको जीडीपी की वो कंजम्पशन वाली डेफिनेशन पे दोबारा लेके जाना पड़ेगा। और जीडीपी को जब हमने वहां पे दिखाया था, दैट वाज जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन, that is the private consumption and the government consumption plus investment plus government expenditure and export minus import, ये इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में इन्वेस्टमेंट को अगर आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ और जीडीपी को इस साइड ले आओ तो आपके पास क्या इक्वेशन बनती है? that will be जीडीपी
माइनस द कंजम्पशन, जितना कि कंजम्पशन के ऊपर पैसा खर्च हुआ है, माइनस गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेंडिचर किया है, एंड द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट प्राइवेट भी होगा, गवर्नमेंट भी होगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर को कहा जाता है। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई ब्रिजेस बनाए हैं, फ्लाईओवर्स बनाए हैं, रेलवे लाइन बनाई है, या स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की है, आईटी पार्क कंस्ट्रक्ट किया है, उसे हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखेंगे। एंड सिमिलरली प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज अगर कोई फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज बनाने में एक्सपेंडिचर करता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखेंगे। इन्वेस्टमेंट और जीडीपी के बीच में क्या लिंक है? हम अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जीडीपी के ऊपर फर्क तो पड़ता है, लेकिन आप कहोगे डायरेक्ट नहीं दिख रहा। आपको ये दिख रहा होगा कि जहां पे जीडीपी ज्यादा है वहां पे इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट और जीडीपी का रिलेशन एक टाइम लैग के बाद आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तो इमीडिएटली उसका रिटर्न नहीं ना मिलेगा आपको। अगर आपने कोई हाईवे बनाया है और उसको 5 साल लगेंगे, इन्वेस्ट तो आपने 5 साल किया है, तो इन्वेस्टमेंट रेट तो तब हाई होगा, लेकिन आपको रिटर्न कब मिलेगा? जब वहां पे टोल टैक्स भरना शुरू होंगे लोग, एंड दैट इज व्हेन यू गेट द रिटर्न्स, और तब वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि जिन साल में, जिन ईयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, उनके 2 या 3 साल के बाद आप देखोगे कि जीडीपी में इंक्रीज हुआ है। और यही जो इफेक्ट होता है एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का, दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स का, वो आप जीडीपी के अंदर देखोगे। आपके इन्वेस्टमेंट रेट्स भी पिछले कई सालों में कम हुए हैं, 30% से कम पे आ गया इन्वेस्टमेंट रेट, और पिछले 1-2 साल में तो और भी कम है। उसके कई सारे फैक्टर्स है, लेकिन लेटेस्ट फैक्टर तो कोरोना वायरस पेंडेमिक है, जिसमें लेंडिंग एक्टिविटी और कम हो गई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत कम हो गई, और इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई थी। होपफुली नेक्स्ट आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये रिगेन कर पाएगी। So that was all in this video. I really hope you liked the video. Please subscribe our YouTube channel. If you have any queries, please contact us on the email ID given on your screen. You can also WhatsApp us on the given number. Thank you.